चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आइए तो हम लोग आज 38 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग आज 40 नंबर सेट दिए होंगे, तो जो डिले सेट रह गया है उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा एक्स्ट्रा टाइम में। और स्टार्ट करते हैं। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं है और ज़्यादा समय आपका हम लेंगे भी नहीं। पहला सवाल देखिए 38 नंबर का। एक फास्ट ट्रेन ए है, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर कम है। अब आप देखिए, बी का जो स्पीड है वो ए के कंपैरिजन में कम है, तो ए के स्पीड को आप एक्स मान लीजिए, है ना। तो बी का स्पीड हो जाएगा x-16। ओके, तो हमने ए की स्पीड को x मान लिया है, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा x-16। ओके, जाना है 96 किलोमीटर। ठीक है, तो ए जाएगा x की स्पीड से, ए जाएगा x की स्पीड से और बी जाएगा x-16 की स्पीड से। ठीक है, तो सवाल यह है कि ज़्यादा टाइम किसको लगेगा। जहाँ पर जैसे बी जा रहा है x-16 की स्पीड से, ए जा रहा है x की स्पीड से। आप जान भी रहे हो क्या कि बी की तुलना में 1 घंटा कम ए को लगता है। तो आखिर ए को 1 घंटा कम क्यों लगता है? क्योंकि बी की स्पीड कम है, तो बी को टाइम ज़्यादा लगेगा, ए को टाइम कम लगेगा। ना कम लग रहा है ए को? 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक है। अब सोच के देखिए, ये 96/x-16 और ये 96/x, क्या करना है यहाँ पर? x का मैं क्या करूँ? अगर सॉल्व करूँगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा, ऑप्शन रखूँगा तो काम बन जाएगा। तो ऐसा करो आप मेरे दोस्त, ऑप्शन ही रख लो। तो देखो, अगर 60 रखते हैं, 60 से 96 तो कटेगा नहीं, तो इसको मत रखो। अगर हम 64 रखते हैं तो 64 - 16 48 से ही कट जाएगा, लेकिन 64 से ये नहीं कटेगा। तो आप ये भी मत रखो, आप इसको रखो 48। एक्स का मान 48, 48 और माइनस देखिए, एक्स का मान अगर हम 48 रख देते हैं तो क्या होता है? 32 32 तिया 96 होगा और 48 दूनी 96 होगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 48 है, ये x का वैल्यू हो गया। तो लीजिए, x का वैल्यू 48 हो गया, तो a का स्पीड 48 हो गया। 48 - 16 यानी 32, ये हमारा b का स्पीड हो गया। तो इस प्रकार आपने 48 और मेरे दोस्त 32, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम 48 देंगे क्योंकि a का स्पीड मांगा है। अगर b का स्पीड बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा भाई? एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए कि एक पीएम वाला अर्जुन बैच में कुछ पूछ नहीं सकते हैं, उसमें रिप्लाई ही नहीं आता है। कुछ दिक्कत होगा तो कैसे होगा? आप पूछ सकते हो, टेंशन मत लो। ठीक है। हाँ, मुझे याद है मैंने 50 कोर्स क्लास की वादा आपसे किया है। 50 क्लास की वो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूँगा। 1 से 2 दिन में वो टाइम सेट करके वो आपको मिल जाएगा। जो कहा गया है उतना मैं आपके साथ अवश्य करूँगा, ठीक है ना। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्या है। कह रहा है कि एक वस्तु का एमआरपी 550 है, 20% का डिस्काउंट देता है, इसके बाद भी 10% की प्रॉफिट होती है। यदि वह इसे 470 में बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? जानते हो दोस्त क्या? समझो ऐसे कि अगर आप डिस्काउंट, यहाँ देखना, अगर आप डिस्काउंट देते हो 20% की, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? तो आपको प्रॉफिट हो जाता है 10% की। तो देखिए, अगर डिस्काउंट देने से प्रॉफिट होता है तो सीपी और एमपी का क्या रिलेशन होगा?
तो डिस्काउंट देने से अगर प्रॉफिट होता है तो CPMP का रिलेशन है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से CP और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से MP। ठीक है। अब 100 माइनस 20 ये हो जाएगा हमारा 80 और 100 प्लस 10 ये हो जाएगा 110, यानी ये हमारा 8 और अनुपात 11। ठीक। देखिए ये जो हमारे पास 11 है ना, MRP ये दिया हुआ है हमारा 550। कितना गुना है? 50। अगर ये हमारा 50 टाइम्स है तो आप यहाँ भी 50 टाइम्स करिए, कितना हो जाएगा? 400। तो ये हो गया आपका CP। अब हमें कह रहा है कि अगर मैं 470 में बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए 400 का चीज़ अगर 470 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट हो जाएगा 70। किससे? 400 से। और इनटू, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 17.5%। 17.5%। ओके। बड़े ही आराम से आप इसको बना सकते हैं। 17.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है ब्रदर, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है, हमें कह रहा है कि सर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं A² प्लस B² 2AA² प्लस B² और A प्लस 2B² है। आप बताओ उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। मैं तो मेरे दोस्त यही कहूँगा, आप कुछ मान लो। क्या आप मेरे दोस्त देखो, वेरिएबल में सॉल्व करोगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। जब त्रिभुज की भुजाएं इस तरह से दी हुई हो तो वैसे स्थिति में आप क्या करो, वेरिएबल को कुछ वैल्यू मान लो। मैंने 1 1 मान लिया। अगर मान लो कि हम 1 1 मान लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? √2। और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा √5। हाँ मेरे दोस्त ध्यान दो, वो तो ठीक है। और ये 37। अब भाई ध्यान दो, अच्छे से समझते हैं। अब देखो ये मेरा √5 है और ये मेरा √5 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये मेरा √5, ये मेरा √5, ये दो साइड इक्वल है। और एक साइड हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त? एक हमारा हो गया √2। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, √5 और √2, ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और मुझे इसकी एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए। परपेंडिकुलर डालिएगा, ये जो √2 है, √2/2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। अब आप इसका हाइट फाइंड कीजिए। हाइट हाइट निकालिए, हाइट निकालिएगा, करने स्क्वायर आपका √5 हो जाएगा, आधार स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ये 10 में से 1 गया, हो जाएगा √9, यानी कि 3 ये हमारा हो जाएगा 3/√2। ठीक है, अब मुझे इसकी एरिया चाहिए होगा इस त्रिभुज की। एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2। बेस कितना है? √2। और हाइट कितना है? ये हमारा 3/√2। फाइनली हो जाएगा 3/2। तो देखिए 3/2 इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन में 3/2 कहाँ पर है। तो लीजिए आप A का मान 1 और
1 बैठाइए ए बी का मान, 1 इंटू 1 आपको यहाँ पर 3/2 नजर आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे दोस्त उतना टाइम नहीं है कि आप सॉल्व करने लगोगे, आप वेरिएबल में भी सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो थैंक यू वेरी मच। एकदम काम करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर सवाल। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7, 5 और 8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने 21 डेज तक काम एक साथ किया, शेष काम को ए ने अकेले पूरा किया। काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? आप देख रहे हैं कि तीनों की एक साथ इफिशियंसी दिया हुआ है। ये ए की इफिशियंसी है, ये बी की इफिशियंसी है, ये सी की इफिशियंसी है। तीनों मिलकर काम को 42 डेज में कंप्लीट कर रहा है। देखिए तीनों एक साथ एक दिन में अगर 20 काम करेंगे और 42 दिन में ख़त्म करेंगे, इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा 840। ठीक है भाई, 840। अब हमें क्या कहा कि अगर बी और सी एक साथ 21 डेज तक काम करे तो बी और सी की एक साथ क्षमता कितना है? 8, 5, 13। 13 क्षमता से अगर 21 दिन काम करेगा, 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, 273 काम डन हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद शेष काम ये अकेले करेगा। 840 में 273 काम हो जाएगा, ये मेरा 7 हो गया। 13 में से 7 गया तो 6 हो गया, और ये मेरा 7, 7 में से 2 गया तो ये मेरा 5 हो जाएगा। अब इसको अगर ए अकेले करेगा तो ए की क्षमता है कितना? तो ए की क्षमता है 7। 7 क्षमता से करेंगे तो 81 डेज आपको यहाँ लग जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए, 81 डेज आपको पहले लग गया और मेरे दोस्त 21 डेज ये आपको बाद में लग गया। तो आपका फाइनली 21 डेज यहाँ, 81 डेज यहाँ, यानी 102 डेज यही इस क्वेश्चन का आंसर। 102 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ब्रदर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे भाई 81 आंसर दे रहे हैं, 81 आंसर दे रहे हैं, 102 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है। कह रहा ट्रायंगल ए बी सी में डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये देखो ये अपने पास एक ट्रायंगल है, नाम इसका ए बी और सी है। इस बी सी के पैरेलल एक लाइन जो है, इस बी सी के पैरेलल एक लाइन क्या है हमारा? डी और ई, ये बी सी के पैरेलल है। इस प्रकार कि ए डी हमारा है कितना? 3 है। ए हमारा क्या है? 4 है। और ए सी हमारा क्या है? 10। सॉरी, अब ये देखो ए सी पूरा है 10। अब 10 में अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, हमसे मांगा है बी डी, ये आपका कितना होगा? मेरे दोस्त जानते हो यहाँ पर थेल्स थ्योरम काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो एक ही रेशियो में ये बटेगा, यानी 3/x का जो मान होगा 4/6 का वही मान होगा। अब ये देख लो हमारा 2 है, ये मेरा 3 है, x का मान क्या होगा? 9 और बटे में 2। तो फाइनली आपका x का वैल्यू हो गया 4.5, यानी इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो 4.5 होगा। आप सभी को 4.5 आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये कह रहा है कि कोई राशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतना हो रहा है, 6 वर्ष में इतना हो रहा है। बताइए ब्याज का संयोजन अगर प्रति वर्ष हो रहा हो तो वो राशि क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये संयोजन है कैसा? कंपाउंडेड एनुअली है। ये कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली समझते हैं? ये कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, 3 साल में पैसे हो कितने जा रहे हैं? 18,600। ठीक, और 6 साल में पैसे कितने हो जा रहे हैं? तो 6 साल में हो रहा है 27,900।
अब हमें कह रहे हैं कि बताओ भाई प्रिंसिपल क्या होगा मेरा, प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये देखो, मेरा प्रिंसिपल जो है वो 3 साल में इतना हो गया और मित्र मेरे 6 साल में इतना हो गया। तो आप ही देख लो, 3 साल में इतना, 6 साल में इतना। मित्र मेरे, अगर 3 साल में इतना और 6 साल में इतना हो गया, तो मुझे बताओ ये 6 साल जिसमें ये गैप 3 साल, तो फिर ये वाली गैप कितने साल की होगी? तो पूरा 6 साल में अगर ये 3 साल है तो ये वाली गैप भी हमारा 3 साल का ही हो जाएगा। ठीक है ना? अब सुनिए, समान समय अंतराल में प्रिंसिपल एंड अमाउंट आर इन जीपी। इक्वल समय अंतराल में मूलधन और मिश्रधन आपस में जीपी बनाते हैं। जीपी का मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रिंसिपल 3 साल का गैप और 3 साल का गैप, 3 साल बाद का प्रिंसिपल, फिर अगले 3 साल बाद का प्रिंसिपल, सॉरी 3 साल बाद का अमाउंट है और अगले 3 साल बाद का अमाउंट है, तो ध्यान रखो मेरे दोस्त, ये तीनों जीपी बनाएगा। जीपी का मतलब ये हो गया दूसरा पद बटा पहला पद और बराबर तीसरा पद और बटा में दूसरा पद। अब देख लो क्या होने वाला है, इससे ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको हम देखते हैं, ठीक है, 6 31 93, ये 93 से 2 बार में जाएगा, 93 से 3 बार में जाएगा। ठीक है ना? और 3 से मेरे दोस्त ये कटेगा, 6 2 6200। तो क्या हो जाएगा यहाँ का प्रिंसिपल, ये थोड़ा ध्यान दो, ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 2 से इधर गुना होगा, 124, 12,400। बड़ा सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कहीं से आपको हेडेक लेना नहीं पड़ेगा। टीजीटी का कौन सा बैच परचेज करूं? न्यू कैंडिडेट श्रद्धा बैच परचेज कर लो, आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, श्रद्धा बैच परचेज कर लो। 6 नंबर था ना ये। चलो 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु एक कोन है जिसका वॉल्यूम इतना है, बेस का एरिया इतना है, कर्व सरफेस एरिया मांग रहा है। आप ये समझिए कि सबसे पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? पाई आर एल। ठीक है, आपके पास एक कोन है दोस्त, ये रहा एक कोन। ओके, अब इस कोन का रेडियस मालूम है 7, एक वॉल्यूम मालूम है, रेडियस भी सेम ही में है, वॉल्यूम भी सेम ही में है, कोई टेंशन नहीं है। कोन का वॉल्यूम होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच बराबर कितने? ये हो जाएंगे 308। अब यहाँ से देख लें हम, 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 एकम 22 चौको 88। ठीक ना? क्या हो जाएगा, 7 से ये कट जाएंगे 2 बार में, एच कितने हो जाएंगे? 6। तो लीजिए ये एच मेरा कितना हो गया भाई? ये मेरा 6 हो गया। ठीक है, एल निकालो जल्दी से, एल क्या होगा? रूट के अंदर एच स्क्वायर 36, आर स्क्वायर 49, ये कितना हो जाएगा? 85। तो इस तरह से ये 85 हो गया। क्या चाहिए मुझे? कर्व सरफेस एरिया। तो लीजिए 22/7, ये मेरा 7 है और ये मेरा √85 है। क्या हो जाएगा मेरा ये? 22 और √85, 22 √85। ठीक है, 22 √85, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्ट्रगल ऑफ लाइफ वेरी सुन, जल्दी पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। अब इसको देख लो, ये क्या है? एक व्यक्ति एक वस्तु का क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, अब देख लो यहाँ पर 36% बढ़ाकर एमआरपी बनाता है, सीपी से बढ़ाकर एमआरपी बनाएगा, इस एमआरपी पर छूट देगा और फाइनली सेल कर देगा। 36% एमआरपी बनाने का मतलब है कि 100 का एमआरपी बना रहा है 136, इस पर डिस्काउंट देगा 30% की। अब 30% के डिस्काउंट देगा, इसका मतलब बेचेगा कितने का? तो बेचेगा 30% के डिस्काउंट का मतलब ये हो गया 70% में वो बेचेगा, यानी 7/10 में बेचेगा।
7 6 42, 13 7 91, 91 और 4 95। ये मेरे दोस्त बेचेगा 95.2, यानी 95 रुपये 20 पैसे। अब 100 की चीज़ को 95 रुपये 20 पैसे में बेचेगा, 4.8, इतना प्रतिशत का लॉस होगा। 4.8% का लॉस होगा। अब सबको आ रहा होगा 4.8, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, हम बता देंगे। आओ 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या? देखो 9 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 से बढ़कर 30 हो गया, घटकर 30 हो गया। अब देखो एंगल जब घटेगा तो शैडो बढ़ेगा, इसलिए कह रहा है कि शैडो 8.4 सेमी बढ़ गया। मीनार की ऊंचाई क्या होगा? अब ये देखो, ये मेरा मीनार है। आप कहोगे हाँ जी सर ये मीनार रहा आपका, ठीक है। ये मीनार है अपना, हमारा। यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल। कहने का मतलब क्या है कि पहले एंगल यहीं तक बनता था, यानी 45, तो इतना बड़ा शैडो बनता होगा। पहले एंगल 45 बनता था तो इतना बड़ा शैडो बनता होगा, इतना ही बड़ा। अब क्या हो गया? अब ये एंगल घटकर हो गया 30। अब जैसे ही एंगल घटकर 30 हो गया, तो आप बताइए 45 से 30 होने का मतलब क्या है? शैडो को बढ़ जाना है ना। अब शैडो बढ़ जाएगा तो कितना से बढ़ जाएगा? 8.4 सेमी से बढ़ जाएगा। अब ये देखिए 8.4 सेमी से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 8.4 सेमी। ठीक है भाई, अब ध्यान देना अच्छे से। ये मेरा है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना? 1। और ये बेस कितना? तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारा हो जाएगा √3। अच्छी बात है। फिर जरा देखना 45 के लिए क्या है। 45 में जितना बड़ा परपेंडिकुलर उतना ही बड़ा बेस है। ये पूरा हमारा √3, जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस, यानी परपेंडिकुलर 1 है तो बेस भी 1 होगा। पूरा √3 में अगर ये 1 है तो ये मेरा √3 - 1 हो जाएगा। आप सोच लीजिए कि ये √3 - 1 जो आपको दिख रहा है वो हमारा 8.4 सेमी है। क्या चाहिए? हाइट 1 का मान चाहिए। 1 रेशियो का मान निकालिए, 8.4 और ये √3 - 1 रेशनलाइज कीजिएगा, ये 4.2 √3 + 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4.2 √3 + 1 हो जाएगा। थोड़ा रेशनलाइजेशन तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना। और रेशनलाइजेशन आपको करने आता भी होगा। ये √3 - 1 है, प्लस से गुना भाग कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देख लो जरा ये क्वेश्चन क्या है। 9 to the power n इंटू 3 to the power 2, और ये कह रहा है कि ना 3 to the power -n/2 और पावर में -2। अब सोच लो थोड़ा सा, ये 3 की पावर -n/2 है और होल टू दी पावर -2 है। क्या हो जाएगा? 3 की पावर -2 से -2 कट जाएंगे, n हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से, अरे भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना होके। अब ये 9 की पावर n का मतलब क्या है? 3 की पावर 2n, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और इनटू ये हमारा 3 का स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा? ये पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 to the power n हो जाएगा। 27 की पावर n है, मतलब 3 की पावर 3n है। और डिनोमिनेटर में देखो 3 की पावर 3m और इंटू 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करो, क्या 3 की पावर 2n और 3 की पावर 1n बेस इक्वल है, गुना में पावर जुटेगा तो 3 की 3 पावर तो हो ही जाएगा। 3 to the power 2n, 3 to the power 1n बेस इक्वल है, गुना में पावर जुड़ेगा तो ये पावर में 3n हो जाएगा। तो 3 की पावर 3n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 की पावर 3n आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा? 3 की स्क्वायर -1, और भाई यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3m और ये हमारे पास 8। अब सोच के देखिए, क्या लगता है आपको, ये 8 से 8 नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और यहाँ 1/27 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा 3 की पावर, ये 3 का क्यूब है। अब यहाँ देख लो भाई, उलट लो इसको। उल्टोगे तो 3 की पावर 3m ऊपर चला जाएगा और 3 की पावर 3n नीचे आ जाएगा, और RHS में उल्टेगा 3 की पावर 3 हो जाएगा।
बेस इक्वल भाग में पावर घटेगा तो 3 की पावर हो जाएगा 3m और माइनस का 3n बराबर 3 टू दी पावर 3। ठीक है, बेस इक्वल पावर इक्वल करिए, बराबर हो जाएगा 3। m माइनस n बराबर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, m माइनस n बराबर 1 हो जाएंगे। सबका आंसर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है विश्वा, आप बिल्कुल जो कह रहे हो बिल्कुल वही होगा। नो, नो इफ नो बट। ठीक है प्यारे भाई, चलो आगे चलते हैं, एकदम ध्यान से देखो। अब इसको देखो दोस्त, आखिर ये है क्या? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 सेमी और 21 सेमी है। अन्य दो साइड में से प्रत्येक 39 सेमी है। समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? अब देखो सबसे पहले व्हाट इज ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है क्या? ध्यान से देखो दोस्त, ये है ट्रेपेजियम। अब इसमें पैरेलल साइड कितना है? 21 और 51। ये मेरा हो जाएगा 21 सेमी, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 51 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो कि ये जो दोनों नॉन पैरेलल साइड है ये कितना हो जाएगा? ये 39 सेमी हो जाएगा, ये भी मेरा 39 सेमी है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज की का क्षेत्रफल क्या होगा? अब सुनो पहली बात, पता है इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल साइड 21 51 है, ये हमारा नॉन पैरेलल साइड है। जब किसी समलंब चतुर्भुज की ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? इसे आइसोसेलेस, इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम है साइक्लिक ट्रेपेजियम, साइक्लिक ट्रेपेजियम। एक ये समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब, ठीक, या फिर चक्रीय समलंब, चक्रीय समलंब। ठीक है, अब देखिए इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि अगर आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो दो ट्रायंगल बना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है जिसमें ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब सोच लीजिए अगर ये पूरा 21 है तो ये भी आपका 21 होगा। हाँ जी बिल्कुल 21 होगा। अब देख लो ये पूरा कितना, पूरा आपके पास 51। अब 51 में ये आपका 21 है, बच गया 30। 30 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 15 और 15 हो जाएगा। हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जब तक हाइट नहीं निकालेंगे तब तक एरिया नहीं आएगा। तो देख लो एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 39 है और ये आपका 15 है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा तो पहले आप इसको छोटा कर लो। 13 तिया 39 और 5 तिया 15, 3 से छोटा हो रहा था छोटा कर दिया। अब जैसे आपने इसको 5 और 13 देखा तुरंत आपको 12 की याद आया। कैसे? 5 12 13 ट्रिपलेट है ना। तो 5 12 13 ट्रिपलेट से आपने 12 लिख दिया। क्या रियल में यहाँ 5 था? नहीं, 3 गुना था, तो इसको भी 3 गुना कर दीजिए, यानी यहाँ पे 36 रहेगा। तो तुरंत मेरे दोस्त आप यहाँ पर 36 निकाल लिए। या तो ये रास्ता है और नहीं तो लंब बराबर अंडर रूट करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कीजिए तो भी वही होगा, है ना। अब क्या, पैरेलल साइड मालूम है, हाइट मालूम है, एरिया निकल ही जाएगा। एरिया निकालेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड यानी 36। क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा मेरा 18। 18 2 36, 18 7 126 और 3 129। यानी इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो 1296 हो जाएगा। 1296। जी ठीक है। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, हम टीजीटी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम टीजीटी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है ब्रदर, चलो ये मेरा 11 नंबर क्वेश्चन था।
चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, बड़ी प्यार से आपको समझाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए आपसे क्या कहा गया। आपसे कहा गया कि सर वो 4 नंबर हैं, चारों में से प्रत्येक से x घटाया जाए तो ये प्रपोर्शन बनाती है। x+1 7x+8 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं, इन चारों में कुछ जोड़ने या चारों में से कुछ घटाने से अगर ये प्रपोर्शन बनाती है तो क्या जोड़ा गया और क्या घटाया गया। जब इसको फाइंड करना हो तो कुछ नहीं, ये बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो। 64 × 21, तो ये मेरा 64 का 4 हो, 64 × 21 करूँगा, 64 एकम 64 हो जाएगा, कैरी 6, 64 2 128, 128 में 6 जोड़ देंगे 134 हो जाएगा, ठीक है। अंदर अंदर वाले को गुणा कर दो, ये आपका 1320 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस ऊपर और उन्हीं को जोड़ का डिफरेंस नीचे, तो देख लो 64 और 21 हो जाएगा 85। अब 60 और 22 हो जाएगा कितना, 82। तो जिनके प्रोडक्ट का डिफरेंस ऊपर उन्हीं के योगफल का डिफरेंस नीचे, ऊपर होगा 24 नीचे होगा 3, कितना हो जाएगा 8। यानी आपको पता चल गया कि x का मान होना है 8। अब x का वही मान यहाँ रख दो, तो बोलो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 8 सते 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा हमारा 64। तो बोलो भाई 9 और 64 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। मीन प्रपोर्शन क्या होगा। अब 2 नंबर का अगर हम मीन प्रपोर्शन निकालने जाएंगे, ये मेरा 9 हो गया और ये मेरा 64 हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा 3 और ये मेरा कितना 8, रिजल्ट 24। तो इस प्रकार से 24 आप इस क्वेश्चन का आंसर ले आ रहे हो, अच्छा लग रहा है। ये सेट नंबर 38 है मित्र। आओ देखते हैं। सीतामढ़ी की धरती से आपको प्रणाम, पटना की धरती से आप सभी को प्रणाम। आइए ध्यान दीजिए। अब इसको देखो दोस्त कि आखिर ये है क्या। हमसे कह रहा है ओ सेंटर वाले एक वृत्त में त्रिभुज ABC एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाती है। AB को ठीक है P बिंदु तक खींचा जाता है, अच्छी बात है। अब हमें कह रहा है कि CPB किसके बराबर होगा। अब ज़रा सा आप लोग बनाइए, देखिए एक शानदार सा सवाल है, आप क्या बनाते हैं क्या देखते हैं, ज़रा देखिए आप क्या बनाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात हमारे पास एक सर्कल है, कोई बात नहीं। हमें कहा गया ABC एक आर्क है। ABC एक आर्क का मतलब ये है कि अगर A यहाँ पर है तो श्योर श्योर B यहाँ पर है और मेरे दोस्त यहाँ पर C है। मतलब ये इस तरह से आर्क की बात कर रहा है। ABC एक आर्क है। मैंने थोड़ा बड़ा आर्क इसलिए लिया क्योंकि इसके द्वारा सेंटर पर एंगल बनाना है, और सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, तो इस चाप के द्वारा सेंटर पर 110 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। अब हमें क्या कहा, अब हमें कहा है जीवा AB को P तक खींचा जाए। जीवा समझते हो, कोड, कोड को, ये देखो ये रहा कोड AB। हमें कहा कि इस कोड AB को कहाँ तक खींचिए, P तक खींचिए, खींच दिया। अब कह रहे हैं बताओ CBP का मान क्या होगा। CBP का मान समझते हैं। अब आपको इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिला दिए। अब आपने इसको मिला दिया CBP, ठीक है। CBP यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये कितना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसको निकालना बहुत आसान है। ओके सर, इसको निकालेंगे कैसे। आप बस एक काम कर लो, क्या, कहीं पर एक पॉइंट ले लो सरकमफेरेंस पर, ठीक, और पॉइंट लेकर तनिक इनको इनसे मिला दो और मेरे दोस्त इनको इनसे मिला दो। पता है हम ऐसा क्यों मिला रहे हैं, ताकि AC जो हमारा आर्क है, चाप है, इसके द्वारा सेंटर पर अगर 110 है तो परिधि पर इससे आधा 55 हो जाएगा, बिल्कुल। अब आप देखना कि ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये 4 पॉइंट वृत्त के सरकमफेरेंस पर है।
इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का योगफल हो जाएगा 180, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का योगफल हो जाएगा 180, यानी अगर ये मेरा 55 है तो ई मेरा हो जाएगा 125, ठीक है, ई मेरा हो जाएगा 125। ओके, अब मुझे ये बताओ ये क्या है। ये मेरा एक रेखा है, रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब रेखा पर 180 का कोण बनता है, 180 में अगर ये 55 हो गया तो मेरे दोस्त ये 180 में अगर ये 125 हो गया तो ये कितना होगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। आराम से आप बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 55 55 55, वेरी नाइस, हो गया ये। चलो आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो ठीक है ब्रदर, आ जाओ। ये मेरा 13 है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर है क्या। अब थोड़ा इसको देखो, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास इतना इतना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो बताइए इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या होगी। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ देखो, थोड़ा कैनवास पर आते हैं। ध्यान से देखना, ये कोन के जैसा एक तंबू है। मुझे बोला इसका हाइट 2.1 है, ये हाइट है, ये आपका डायमीटर है, सॉरी डायमीटर तो पूरा हो जाएगा। हाइट आपका 2.1 मीटर है, ठीक। और इसका बेस कितना है, तो डायमीटर 4 है, तो ये मेरा 2 मीटर हो जाएगा। साथ ही साथ इसका लेटरल हाइट भी दिया हुआ है, 2.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहा गया, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करें। और तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता। अब समझना थोड़ा अच्छे से, जब कैनवास का यूज किया जाता है ना दोस्त, कैनवास किसको बोलते हैं, चारों तरफ से जो तरपाल लगा होता है, ठीक है। अब चारों तरफ से तरपाल लगा करके इसको ढक दिया। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि बेस पर तरपाल नहीं है, तो आखिर तरपाल होगा कहाँ, लेटरल सरफेस पर। सब कुछ दिया हुआ है ही, ये आपका रेडियस है, ये आपका एल है, तो कर्व सरफेस एरिया तो निकाल ही सकते हैं। तो सीधा सीधा कैनवास का एरिया, तो कैनवास का एरिया होगा क्या, तो देख लो भाई, पाई आर एल। कैनवास का एरिया हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई आपका 22/7 है, आर कितना है आपका 2 मीटर, और एल कितना है 2.8 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सॉल्व करने चले जाएं तो ये क्या हो जाएंगे, रेट दिया हुआ है मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब देखो ये 7 से ये जाएगा 0.4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, ठीक। अब भाई यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपका 17.6 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए 17.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो गया। और क्या लिखा है भाई, रुक जाओ रुक जाओ, एक और बात लिखा है, रुक जाइए। एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु है। अच्छा ध्यान दो भाई, नीचे में एक बेलन है, नीचे में एक बेलन है, ये रहा बेलन, अच्छी बात है, ठीक है। तो आपके इसके चारों तरफ भी क्या होगा, कैनवास होगा बेलन के लेटरल सरफेस पर। और क्या लिखा है, अच्छा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, पूरा माजरा ही गड़बड़ हो गया।
पूरा माजरा गड़बड़ हो गया, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बेलन पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ये देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक टेंट है, तंबू है, ठीक है। हमें कह रहा है कि एक बेलन के आकार जिसके ऊपर शंकु है, नीचे बेलन है, ऊपर शंकु है, ठीक। अब ये शंकु का एल दिया हुआ है 2.8 मीटर। अच्छी बात है। अब बताइए ना, अगर हाँ, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1, अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 है, कोई बात नहीं, डायमीटर दोनों का एक ही होगा। अगर 4 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कैनवास का एरिया लेंगे तो कैनवास कहाँ कहाँ होगा, कहाँ बेस तो कैनवास से ढका हुआ है नहीं, तो कैनवास होगा शंकु के चारों तरफ और बेलन के चारों तरफ, यानी कि शंकु का वक्रपृष्ठ एरिया और बेलन का भी वक्रपृष्ठ एरिया, ठीक। अभी दोनों में पाई आर कॉमन आ जाएगा, कॉमन कर लीजिए, यहाँ से एल और यहाँ से हमारा 2h हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 22/7, ये तो मेरा 2 हो जाएगा, एल हमारा 2.8 है और प्लस 2h, एच हमारे पास क्या है 2.1, एक सिलेंडर का एच, ये होगा 4.2, ये 2.8, 7 से 7 चला जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का एरिया हो गया। अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट निकाल लीजिए। रेट कितना है, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ये 44 मीटर स्क्वायर को 500 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, ये 22,000 हो जाएगा। वेरी सिंपल है, ये तो वेरी सिंपल है, आपने काम कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर से चलेंगे। ध्यान से देखो दोस्त, मेरे सी है और सी का मान हमसे मांग रहा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सोचो कि कैसे ये आसान है, बस थोड़ा सा आपको स्क्वायर रूट करने आना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे दोस्त आप ये देख लो, ये आपका 2 + √3 है और बाई में 2 है माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 2 - √3 और बाई में 2 है, ठीक है। और बराबर क्या है, तो बराबर आपका सी है। अब यहाँ से देख लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान तो है नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट तभी फाइंड कर सकते हैं जब रूट के अंदर a + b और मेरे दोस्त 2√ab, ठीक, इस बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, यानी कि ये जो दो है ना, ये दो यहाँ पर फिक्स रहना चाहिए, ठीक। ओके दोस्त, चलो अब आपको क्या करना है वो ज़रा देखना। तो दो, आप देखो दो तो यहाँ है नहीं, एक काम कर लो ना दोस्त, आप 2 से नीचे भी गुणा कर लो और 2 से ऊपर भी गुणा कर लो, 2 से नीचे भी गुणा कर लो, 2 से ऊपर भी गुणा कर लो, रूट के अंदर ही। तो देखो नीचे वाला 4, 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 दूनी 4 और प्लस में 2√3 हो जाएगा, माइनस ये 4 का वर्गमूल बाहर आएगा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस ये 2√3, ठीक है। अब देखिए 1/2 तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 तो आप बाहर ही कर दीजिए, और बाकी अब यहाँ देखिए, ये आपका 4 + 2√3 माइनस ये हमारा हो जाएगा 4 और ये 2√3, ठीक। अब क्या करना है, जब दो यहाँ पर फिक्स हो चुका है ना, जब दो यहाँ पर फिक्स हो चुका है, तो अब रूट के अंदर वाले चीज़ को, यानी रूट वाले चीज़ को ऐसे दो टुकड़े में तोड़िए, रूट वाले चीज़ को ऐसे दो टुकड़े में तोड़िए कि गुना करने से √3 आ जाए, स्क्वायर करके जोड़े तो 4 आ जाए। तो मेरे दोस्त वो तो √3 और √1 ही हो सकता है। √3 × √1 √3 हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ भी वही बात है, √3 और √1 गुना करेंगे √3 हो जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ठीक है। अब ये ज़रा सा आप लोग ध्यान से देखिए, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। अब ये है हमारा माइनस। अब आप ये देख लो, ठीक है, एकदम ध्यान से, ये 1/2 अपने जगह पे रहेगा। हाँ भाई, अब यहाँ √3 से √3 चला जाएगा, ये हमारा 1 हुआ, माइनस माइनस ये हमारा +1 हुआ। अब ये देखोगे 2 से 2 मेरा कट जाएगा, कितना रिजल्ट होगा 1, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 1 हो जाएगा, कहीं से आपको समस्या नहीं होगा।
आज आपसे मिलकर अच्छा लगा, फुल्ली मोटिवेटेड सर। आपने बताया नहीं कि मैं ही रोशन झा हूँ। आप कब मिले मुझे पता भी नहीं चला। 15 नंबर हो गया। चलो 16 नंबर सवाल पे आते हैं, देखते हैं ये क्या है। सेक थीटा इंटू कॉस प्लस साइन बराबर √2। बताइए 2 sin बाय कॉस माइनस साइन क्या होगा इसका मान। बताओ आप लोग बना के जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इसका। आप लोग जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। ध्यान दो दोस्त। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये मेरा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, ये जो मेरा सेक थीटा है ना, सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा। इस कॉस थीटा से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2। और मेरे दोस्त ये कॉस थीटा। ठीक है, ओके। और इधर क्या करो, ये 2 sin छोड़ दो, नीचे वाले का मान निकाल लो, कॉस माइनस साइन। देखो कॉस प्लस साइन का मान इतना है ना, तो आप यहीं पर कॉस और माइनस साइन ये निकाल लो, मान लो इसको के। एक कॉस माइनस साइन चाहिए ना, तो कॉस माइनस साइन को मैंने के मान लिया। अब क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो। अब दोनों को स्क्वायर करोगे, ये आपका a² ठीक है, प्लस में मेरे दोस्त ये आपका हो जाएगा b² प्लस 2ab साइन इंटू कॉस। और इधर क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा। ये हो जाएंगे आपके cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2ab, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और बराबर ये कितने हो जाएंगे, k²। अब यहाँ देखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दो को कॉस स्क्वायर दो को साइन स्क्वायर, दो कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 2 × 2 हो जाएगा। और इधर मेरा क्या होगा, इधर मेरा हो जाएगा 2 cos² थीटा और प्लस में k²। अब देखिए इस बार आ भी जाएगा तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा k²। ये हो जाएगा 2 sin² थीटा बराबर k²। तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस √2 साइन थीटा। चलिए इसी को बैठाइए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 sin थीटा और बटे कॉस माइनस साइन का मान। तो कॉस माइनस साइन को के माने थे, तो के का मान प्लस माइनस √2 साइन थीटा आ गया। तो मेरे दोस्त ये √2 साइन थीटा साइन थीटा कट गया, ये √2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। √2 ऑप्शन के अंदर है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके ब्रदर। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे 165 176 385 और 495 का एलसीएम के है। जब के को संख्याओं के एचसीएफ से भाग देते हैं तो भागफल पी आता है, पी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा। ये 165 है, ये 176 है, और ये, ध्यान दो मेरे दोस्त, ये हमारे पास 385 है। क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये 385 है और मेरे दोस्त ये 495 है। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं मेरे दोस्त की क्या होता है। ठीक है, 3×5 = 15 और ×11 165 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, 7×6 = 13, 13×1 = 14, तो 7×2 = 14 ना, 11, 44 चौको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका
16 × 11, ठीक है भाई, ये 16 × 11 है, ये 15, 5, ध्यान दो भाई, ये कितना है, ये तो हमें दिख रहा है अभी फिलहाल 7, 77 × 5 77 5 ज़ा, यानी 5 × 7 × 11 है। अब देख लीजिए 77 77, 5 × 7 = 35, 3 38 हो जाएगा। ये 495 है, अगर हम इसको 4 से काटते हैं, मान लीजिए 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 11 पचे 55, जगह 9 पचे 45, यानी 3 × 3 5, 45 × 11, ठीक है। क्या चाहिए अब आपको एलसीएम, एलसीएम को क्या आपने कहा है, एलसीएम को आपने के कहा है, तो निकालिए एलसीएम। एलसीएम किसको कहते हैं, जो सब में कॉमन आए उसमें एक लिखिए, जो कॉमन नहीं आए उसे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो इस सब में कुछ कॉमन है, 11 कॉमन है, एक 11 आ गया। उसके बाद 5 कॉमन है, 5, 5 लेके आ जाइए। उसके बाद 3 कॉमन है, तो 3 लेके आ जाइए। इसके अलावा कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो बस गुणा कर दीजिए सबको। जैसे ही आप गुणा कीजिएगा, देखिए 3 5 11 आ चुका है, ठीक है, ये 2 की पावर 4 डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। 5 11 आ चुका है, 7 आ जाएगा सीधा, और यहाँ 3 5 और 11 आ चुका है, एक और 3 एक्स्ट्रा है, 3 को ले आइए। तो ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया एलसीएम। रही बात एचसीएफ का, कि एचसीएफ क्या आएगा, जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ आएगा, सब में सिर्फ 11 कॉमन है, सिर्फ 11 एचसीएफ आएगा। तो लीजिए एलसीएम को 11 से भाग दीजिए। जैसे एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, तो कितनी बार में लगा है, 15, 15 × 120 और गुना में 21, 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, भागफल आ गया 2520। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा रिजल्ट है वो 2520 आएगा। अच्छा, आपके साथ फोटो क्लिक हो जो किया था, अच्छा भाई, आप रोशन कुमार, आप भागलपुर से हो, हैं, भागलपुर से हो, आज क्लास में भी आप बैठे थे, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, अच्छा लगा। अब इसको देखो मेरे दोस्त, पी क्यू आर एस एक वर्ग है, इसकी भुजा 20 सेमी है, पी क्यू आर एस के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, चारों त्रिभुज के परिमापों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है, और एक स्क्वायर का एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। अब आप देख लीजिए, जिस वर्ग की भुजा 20 हो जाएगी उस वर्ग का डायगोनल क्या होगा, उस वर्ग का डायगोनल हो जाएगा √2 इंटू भुजा, यानी कि 20 √2। अब 20 √2 अगर डायगोनल है, कहीं ना कहीं ये भी 10 √2 होगा, 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 ठीक है। ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। आपसे बोला कि ये जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, चारों का परिमाप क्या होगा, कुल परिमाप। तो मेरे दोस्त आप ऐसा करो ना, एक ट्रेंगल का, एक ट्रेंगल का परिमाप निकाल लो। एक ट्रेंगल का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल तीनों साइड का योगफल होता है 20 + 10 √2 + 10 √2। तो ये हमारा हो जाएगा 20 + 10 √2 प्लस में 10 √2, कितना हो जाएगा, ये मेरा 20 और ये मेरा हो जाएगा 20 √2, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ये हुआ एक ट्रेंगल का पेरीमीटर, ऐसा ऐसा 4 ट्रेंगल है, आप सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर लो।
चार ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 20 और प्लस में 20√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 और प्लस में 80√2। यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। 80 और 80√2 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विश्वा कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपको, स्वागत है। बहुत जल्द मिलेंगे मित्र, आपकी जब इच्छा होगी आप आ जाइएगा, हम आपसे मिल लेंगे। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी आपसे ही शुरू होता है और आप ही पर ख़त्म होता है ना। ठीक है दोस्त। नहीं नहीं, वो सिर्फ ऑनलाइन है। 17 का सी होगा मित्र मेरे। आप कह रहे हो कि 17 का सी होगा, भला सी कैसे होगा? सी कैसे होगा तुम ही बताओ। चारों त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज का परिमाप लोगे 20 और प्लस 20√2, ऐसा ऐसा 4 गो है तो 80 प्लस 80√2 ही ना होगा मेरे दोस्त हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको जरा देख लो। अब देखो, यहाँ हम देख रहे हैं 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 तीन बार है, तो जुड़ेगा तो क्या होगा? 3 इंटू 3 की पावर 33, ठीक है, इंटू ये क्या है? 2 की पावर 33, 2 की पावर 33 जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 33, ठीक है। अब आप देख लो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, पावर जुड़ेगा 34 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 33 और एक हो जाएगा 34। ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 2, और टोटल की पावर हो जाएगा 34 बराबर कितना है? ये मेरा 6 की पावर x है। ये हो जाएगा 6 की पावर 34 और ये हो जाएगा 6 की पावर x। तो बताओ मेरे दोस्त x का मान क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 34। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप देख रहे हो मेरे दोस्त जौनपुर से, स्वागत है आपका। ये आप देख रहे हो ये पीजीटी का अभ्यास बैच है, कौशलेंद्र सर के द्वारा 4000 प्लस क्वेश्चन का बैच है ये। तो आप में के जो भी मित्र पीजीटी की तैयारी कर रहा होगा, जो भी दोस्त, आप उसे जरूर इस बैच के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट। अब आप इसको देख लो कि आखिर ये क्या है। ये कह रहे हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1। कह रहे हैं कि बताओ जी साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बताओ क्या आंसर आया इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ जी जल्दी बताओ भाई, क्या आ गया आपका? चलो धन्यवाद, देखते हैं क्या होता है। अब देखो हम देख पा रहे हैं कि ये भी मेरा 1 है और ये भी मेरा 1 है। बताओ जी इसका मान क्या होगा। साइन अल्फा साइन बीटा 1 है, कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 है। अब देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं, ठीक है, अगर मान लो अल्फ़ा को 0 रखते हैं, बीटा को 90 रखते हैं, ठीक है। अब इतना तो हम समझ रहे हैं कि अगर अल्फ़ा को 0 रखोगे और बीटा को 90 रखोगे तो क्या होगा। अल्फ़ा को 0 और बीटा को 90 रखते हैं तो क्या होता है ये ये हमारा साइन 0 0 हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। अब देख लो ये मिलेगा तो भी 1 होगा और ये मिलेगा तो भी 1 होगा, यानी कि अल्फ़ा का मान 90 और बीटा का मान 90, सॉरी अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान 90। क्या किया,
इतना बराबर भी 1 साबित कर दिया, इतना बराबर भी 1 साबित कर दिया, तो क्या दिक्कत है? दोनों ही 1 के बराबर था और 0 और 90 उसको वेरीफाई कर दिया। तो अब आराम से 0 डिग्री यहाँ पर डाल दो। जैसे ही आप डालोगे साइन 0 0 कॉस 0 1, रिजल्ट कितने हो जाएंगे 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। चलो, थैंक यू। 17 नंबर फिर से चेक करने कह रहे हैं। क्या है 17 नंबर में भाई? देखो कहीं मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है क्या? एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। ये हो जाएगा मेरा 16, 16 × 5 = 80, 80 है। मल्टीप्लाई कर लो मेरे दोस्त, देख लो यहाँ पर क्या होने वाला है। 16 × 5 = 80, 80 और 9 720, और गुने में एक 7 है। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो गया है ना, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत था। 50 ही आंसर है। हाँ हाँ ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो गया था। 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 4 ही लिखा हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। अब इसको देखो दोस्त मेरे, यहाँ क्या हो सकता है? x² - 3x + 1 = 0। तो ऐसा करो, x² और 1 को रख लो इस पार, और 3x को इस पार भेज दो। ठीक है, अब क्या करना है? इधर x से डिवाइड कर दो, इधर भी x से डिवाइड कर दो। ये मेरा क्या होगा? x + 1/x, और ये मेरा हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या? यहाँ देखो, ऊपर में मेरे दोस्त x कॉमन कर लो। x कॉमन करने जाओगे, x³ हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा, डिवाइड बाई, इनमें से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये मेरा x हो जाएगा, +5, और प्लस ये मेरा 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x मेरा चला जाएगा। x + 1/x का मान 3 है, x³ + 1/x³ क्या होगा? 3 का क्यूब -3 है, और नीचे देखो x + 1/x 3 है, और ये मेरा 5 है। 27 में से 9 गया 18, 18 और नीचे मेरे दोस्त कितने हैं? 8। फाइनली 9/4 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है, 9/4। चलिए, वंदना वर्मा आ गए आप? ठीक है, देखिए, हमसे कहा कि त्रिभुज एबीसी में ए हमारे पास, त्रिभुज एबीसी एक ट्रेंगल है। एकदम ध्यान से देखो, मेरे पास ट्रेंगल एबीसी, ये रहा ए, ये बी है और ये सी है। ए कितना है मेरा? ये मेरा 50 है। ठीक है दोस्त, ये मेरा 50 है। चलो, अब यहाँ से देख लो, ये अगर मेरा 50 है, एकदम ध्यान से देखना, ये अगर मेरा 50 है, अब हमें क्या कहा कि सर ए बी को बढ़ाइए डी तक, ए सी को बढ़ाइए ई तक। ठीक है, और सी बी डी इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, और बी सी ई इसका बाइसेक्टर, जहाँ पर मेरे दोस्त मिल रहा है वो O है, इसी ओ का मान चाहिए। अब देखो ये मेरा 50 है, तो ये क्या होगा? 90 - 50/2, 90 - 75। ठीक है, सॉरी 90 - 25, 25 घटाओगे 65। इस क्वेश्चन का आंसर 65। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए।
अब इसको देखो, ये क्या है? ये हमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस 16 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाली सबसे बड़े सम अष्टभुज के भुजा की माप क्या होगी? देखिए, ये हमारा एक स्क्वायर है। हाँ जी। अब इस स्क्वायर का प्रत्येक साइड 16 है। ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। ठीक है भाई। अब इसमें हमें अष्टभुज बनाना है। एक काम करते हैं, अष्टभुज की भुजा को कुछ मान लेते हैं। देखो, ये है आपका ऑक्टागन। ठीक है। अब अब मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर रेगुलर ऑक्टागन बनाना है और इसकी साइड को अगर हम एक्स मान लें, रेगुलर ऑक्टागन, इसकी साइड क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बिल्कुल। जितना हम इधर काटे हैं इसको हम वाई मान लेते हैं। तो मित्र मेरे, इस सब मेरा क्या हो जाएगा? इस सब मेरा वाई हो जाएगा। आपको क्या? हाँ जी सर। अब दो बात होगा, हमको क्या बोला है? अष्टभुज की भुजा यानी एक्स का मान पूछा है। ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर हम आपसे ये पूछ लें कि y प्लस एक्स बराबर कितना? अरे पूरा भुजा 16 है ना, तो y प्लस वाई 2y प्लस एक्स प्लस 2y बराबर 16। क्या चाहिए मुझे? एक्स चाहिए, y का मान निकालो। 2y बराबर ये 16 माइनस एक्स। y का मान क्या होगा? 16 माइनस एक्स और बाय में 2। अब देख लो। अब मेरे दोस्त, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। आप कहोगे क्या? अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो। एक तो हमने पेरीमीटर का मामला निकाल लिया, और मेरे दोस्त दूसरा आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वो थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर दूसरा और क्या हो सकता है? हमको किसी तरह एक्स का मान चाहिए। आप एक काम कर लो दोस्त, इसी ट्रेंगल में आ जाओ। ठीक है। अब देखो, ये एक्स है, ये वाई है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर होगा। ठीक है। ये आपका हो गया 2y² और बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स को एज इट इज रहने दो 2। y का मान डाल दो 16 माइनस एक्स और बाय में 2 का होल स्क्वायर बराबर x²। अब ये देखो क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा होगा a² 2ab और प्लस b²। और ये मेरा 2 का स्क्वायर 4 और बराबर x²। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? 2 से काट देंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर हो क्या सकता है कि ये 2 से जाके इधर गुना हो जाएगा। ये हो गया 256 माइनस 32x प्लस x² बराबर 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x² हो जाएगा। है ना? सबको उस पार भेज दो। 2x² में x² घटेगा x², माइनस 32 उस पार जाके प्लस 32 हो जाएगा, माइनस प्लस 216 उस पर जाके माइनस 256 हो जाएगा। ठीक है। सीधे श्रीधराचार्य का प्रयोग करिए, x का मान निकालिए। क्या होगा? -32 प्लस माइनस रूट के अंदर b², 1024 4ac। ए का मान 1, सी का मान -256 और बाई में 2a। 2a का मान कितना है? 1। अब x का मान हो जाएगा -32 प्लस माइनस ये 1024 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी 1024 हो जाएगा 2048। 2048 जो होगा वो 32√2 और नीचे में 2 कॉमन करके काट देंगे। तो कॉमन करके काट देंगे ना, तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का मान
-16 प्लस -16√2। अब चूंकि वर्ग की भुजा निगेटिव नहीं होगा, इसलिए अंदर से माइनस नहीं, क्योंकि अगर दोनों माइनस लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त ये तो -16 रहेगा, लेकिन अंदर से प्लस रखना है 16√2। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी इस वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इस तरह से था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा डेंजरस था। ठीक है भाई। बीच में हम प्लस क्यों लिए हैं? क्योंकि -16 और -16√2 लेते तो निगेटिव हो जाता, और स्क्वायर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 16√2 और -16 आराम से हम आंसर दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है मेरे दोस्त, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और जिनको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, वो इसको रिपीट दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअल में 5 एकम 5 2 7, 7/5 है। 7 से 7 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप देख लो, 10 1 11/2 हो जाएगा, माइनस शुरू हो गया। अब सबसे पहले मेरे दोस्त देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, देखो ना, 3 एकम 3 1 4, 4/3 होगा। अब 3 से 3 जाएगा, 4 चौको 16, 1/4। यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे दोस्त 5/32, और प्लस ये 3/5, और गुना ये हमारा क्या है? 7 एकम 7, 8 एकम 8 7 15, 15/8। और भिन्न का जो भाग गुना में बदलेगा, ये जो मेरा 1/4 है उलट जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक। अब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम यही चीज़ देखने जाएंगे क्या, कि 11/2 और -9/2, एलसीएम तो हमारा 32 हो जाएगा। 5 और प्लस 16, 16 9 144। ठीक है, ये क्या हो गया? अब देख लो मेरे दोस्त, ये मेरा 32 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 16 1 17, और -149। अब यहाँ पर हमारे पास 1/5 होगा। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बदलेगा, ये उलट जाएगा। 32 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा? 16 में से 9 गया 7, और मेरे दोस्त ये बचेगा 16। 16 में 14 गया 2, यानी फाइनली हो जाएगा 32 और बटा 135। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखते रहो क्या हो सकता है। ये मेरा 24 नंबर सवाल था। अब 25 नंबर पे आ जाओ। क्या है ये, इसको देखो। हमें कह रहा है तो डैश का मान बताइए, थीटा का मान पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, वो कैसे? ये देखो, ये 3 कॉट स्क्वायर जो है ना, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 - साइन स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर। थैंक यू। अब देख लो मेरे दोस्त, यहाँ पर ये मेरा 3 है, और ये देखो, अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन कर लूँ, 1/साइन स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा, बराबर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला जाएगा। अब आप यहाँ देख लो, ये 1 - साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एलसीएम लेने पर, और ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1/√3। थीटा में कितने डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़े आराम से आपने बनाया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है भाई, चलो 25 हो गया, अब 26 की ओर चलते हैं।
आपसे कहा गया इस त्रिघात बहुपद को, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप इस पॉलिनोमियल से विभाजित कीजिए। विभाजित मत कीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ई जो है इससे विभाज्य है, ए बी का मान बताइए। तो मेरे दोस्त इसका फैक्टर जानते हो क्या होगा? इसको जब आप फैक्टर ब्रेक करोगे तो x का मान क्या हो जाएगा? -2 -1, यानी कि मेरे दोस्त 2 और 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? आप जब इसका फैक्टर ब्रेक करोगे तो 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, जानते हो मेरे दोस्त? आप ऐसे समझो, ये एक्स स्क्वायर है, -2x -x और प्लस में 2, x कॉमन लेंगे तो x-2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे x-2, एक हो जाएगा x-2 और एक हो जाएगा x-1। यानी मेरे भाई ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके ये फैक्टर हैं। ठीक, और चूंकि ये फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, द्विघात के दो फैक्टर, तो ई जो है वो इससे भी भाज्य है। तो भाई जो इससे कटेगा, यानी x² -3x + 2 से जो कटेगा वो इसके फैक्टर से भी कटेगा, यानी ई दोनों से भी ये कटेगा। तब तो इसका ई दोनों फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो शून्यक आ जाएगा। तो ये मेरे दोस्त हमारा जीरोज है, शून्यक है। शून्यक का काम क्या है? बहुपद को 0 बना देना। तो लीजिए x का मान रखिए, पहले 2 रखिए, 2 का क्यूब 8 होगा, 4 छके 24 हो जाएगा, प्लस ये 2a हो जाएगा प्लस b। तो x का मान 2 पुट किया, इसको 0 बना देगा। तो इस तरह से 2a + b कितना हो जाएगा? 8 में से 24 गया तो हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अब कुछ नहीं, x का मान 1 बैठाओ, x का मान 1 बैठाओ कि 1 - 6 होगा, प्लस a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो a + b कितना हो जाएगा? ये मेरा 5 हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ से a + b कितना होगा? ये मेरा 5 हो जाएगा। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? 11। तो b बराबर क्या होगा? है a + b अगर 5 है, जिसमें a मेरा 11 है, तो b क्या हो जाएगा? तो b हमारा -6 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखो, ये क्या है? देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को प्रमोशन मिला है। यदि 105 महिलाएं, यदि 105 महिला कर्मचारी है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को प्रमोशन मिला है? सबसे पहले देखिए, हमें ये कह दिया है कर्मचारियों में 70% महिलाएं हैं, और आगे चल के बोल दिया कि महिला कर्मचारी है कितना? 105। तो आप ही बोलिए। ध्यान दो मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना, जितना भी एम्प्लॉय है, ठीक है, जितना भी एम्प्लॉयज़ है, हमें कहा एम्प्लॉयज़ का 70% जो है ना वो महिला है, और वो महिला है कितना? 105। समझने की कोशिश करिए, अगर एम्प्लॉय का 70% महिला है, और हम जानते हैं कि महिला 105 है, जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका 70% वोमेन है, और वोमेन है 105। तब तो यहाँ से अगर हम देखने चले जाएं, 15 15 दहे का 150, यानी एम्प्लॉय पता चल गया कि 100 150 है। ये हमारा टोटल एम्प्लॉय हो गया। और हमें पता है कि टोटल एम्प्लॉय के 80% को प्रमोशन मिला है। सोचिए 80%, 15 × 120, 120 लोग को प्रमोशन मिला है। अब 120 लोग को प्रमोशन मिला है, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। और आपको पता है कि 85 पुरुष सहित 80% को प्रमोशन मिला, यानी इस प्रमोशन में पुरुष कितने हैं? 85। अब 120 में अगर ये 85 हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 35। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि कितनी महिला को प्रमोशन मिला है? 35। अब प्रमोशन पाने वाली महिला का प्रतिशत, तो 35 महिलाओं को प्रमोशन मिला है,
जबकि महिला की कुल संख्या है कितना, 105। 105 महिला में 35 महिला को प्रमोशन मिला है। परसेंटेज में बदलेंगे, 33 सहित 1/3 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, कहीं समस्या नहीं है। चलो कर कर दिए मेरे दोस्त, ठीक कर दिए 17 नंबर को, घबराओ मत। अब इस क्वेश्चन को देखो, आखिर ये क्या है। 13,824 सेमी क्यू आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात, जिस घन का आयतन इतना है उस घन की भुजा क्या होगी। तो घन का आयतन हो जाएगा, आयतन दिया हुआ है 13,824, यहाँ से घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया कि इस घन को पिघलाकर 8 छोटे छोटे घन बनाए गए। क्या बोलेंगे, एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम बराबर 8 छोटे क्यूब का वॉल्यूम। मेरे दोस्त एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 13,824। क्यों, एक बड़ा घन को पिघला के 8 छोटा छोटा घन बनाया, 8 घन का वॉल्यूम एक घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। छोटे घन के साइड को ये मान लेते हैं तो वॉल्यूम एक क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, 8 से काट लेते हैं, 8 बचेगा 5, 8 सते 56, 8 दूनी 16, 8 अठे 24। अब एक क्यू बराबर 1728, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपको क्या बोला है उसको समझिए। आपसे बोला है कि मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लीजिए, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर और 3 छोटे, एक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। ऐसा ऐसा 3 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 से गुना कर दीजिए, इन्हीं का रेशियो चाहिए। तो ये मेरा 6, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ये मेरा 3, 6 इंटू ये मेरा 12 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 6 से 6 तो मेरा कट जाएगा, ये जो हो जाएगा ये 24 और गुने 24, ये 3, ये मेरा 12 गुने 12। तो आप देख लो क्या होने वाला है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, फाइनली 4:3 हो जाएगा। 4:3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कहीं समस्या नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, 27,000 की राशि को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी 2 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज इक्वल है। ए और बी से प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए, 27,000 रुपए की राशि को आपने दो पार्ट में लगाया है मेरे दोस्त, दो पार्ट में, एक पार्ट ए का है, एक पार्ट बी का है। अब सोच के देखिए, ए को आपने दिया 15% की रेट पर 2 साल के लिए, तो 15 दूनी 30 साधारण ब्याज बन जाएगा। और बी को 15% की रेट पर 4 वर्ष के लिए, 15 चौको 60, ये 60 हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। कह रहे दोनों इंटरेस्ट इक्वल है। यहाँ से अगर ए और बी का मैं रेशियो लेने जाऊंगा, 60/30 यानी कि 2/1। पता है ये ए को दी गई राशि है, ये बी को दी गई राशि है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 2 और 1 3 नज़र आएगा, और ये 3 हमारा 27,000 है। एक रेशियो का मान कितना होगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 9,000। अब एक का मान अगर हमारा 9,000 हो जाए, दो का मान क्या हो जाएगा, 18,000। अगर एक का मान 9,000 तो दो का मान 18,000।
हमें दोनों से मिलने वाला ब्याज कैलकुलेट करना है। तो आप 18,000 ए को दिए हैं और 9,000 आपने बी को दिया है। ए पर बनने वाला ब्याज कितना है? 30%। और बी पर बनने वाला ब्याज कितना है? 15 चौको 60%। देख लो यहाँ प्रतिशत से पर 2 जीरो चला गया, 18 तिया 54, 5400 हो जाएगा। प्लस 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ भी 5400 हो जाएगा। यानी फाइनली 10,800 दोनों से मिलने वाला इंटरेस्ट। 10,800 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कहीं समस्या नहीं होगा। सेट 39 में बहुत हार्ड क्वेश्चन किया गया है जो एग्जाम लेवल से नहीं है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वो हम करा देंगे, घबराओ मत। हो गया ये 29। चलो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये कुछ नहीं है मेरे दोस्त। देखो एग्जैक्ट यहाँ पर सवाल क्या है। कह रहा है कि एक 10 मीटर भुजा वाला, एक 10 मीटर भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य में एक वर्गाकार टंकी, जिसको गलीचे से और बचे हुए फर्श को ऑयल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे का रेट क्या है भाई? ध्यान से देखो, गलीचे का रेट है 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और ऑयल क्लॉथ का रेट क्या है? ऑयल क्लॉथ का रेट है 6.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और ये कुल मिलाकर पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 1338.50 है। आप बताओ मेरे दोस्त, क्या ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगा? सबसे पहले ये वर्गाकार कमरे का फर्श है, कमरे का फर्श हो गया। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर आप एक टंकी बना रहे हो, ये है टंकी, ठीक। अब आपने ये कहा कि टंकी को जो कलर करना है वो मेरे दोस्त गलीचे से कलर करना है। और ये जो चारों तरफ बॉर्डर बच गया ना, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर, बॉर्डर को क्या किया है? ऑयल क्लॉथ से। इसको मेरे दोस्त ऑयल क्लॉथ से कलर किया है, ठीक है ब्रदर, ठीक है। इसको ऑयल क्लॉथ से कलर किया है, ठीक। एक काम कर लो ना, इसका साइड तो तू 10 मीटर जानता है भाई, इसकी साइड कुछ नहीं जानता है मान लो, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दो बात है, बॉर्डर भी है और मेरे दोस्त गलीचे वाला पार्ट है। अच्छा इसका एरिया क्या होगा? जिस वर्ग की भुजा ए होगी उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी यहाँ जो पेंट किया गया वो ए स्क्वायर है, ठीक। तो फिर ये बॉर्डर एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो देखो 10 का स्क्वायर जो है ना मेरे दोस्त, 10 का स्क्वायर यह पूरे वर्ग का एरिया, उसमें से आप टंकी का एरिया हटा दो, बीच वाला एरिया। तो ये जो तुम्हारे पास 100 माइनस ए स्क्वायर है ना, यही बॉर्डर का एरिया है, ठीक है। और 100 माइनस ए स्क्वायर जो बॉर्डर का एरिया है, इस पर जो आप पेंट कर रहे हो इसका चार्ज है 6.5 रुपये। और ये जो अंदर में गलीचा है जिसका एरिया आपका ए स्क्वायर है, इसका रेट है 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसको 15 से गुणा करो, तो 15 के रेट से इसको पेंट किया गया और 6.5 के रेट से इसको पेंट किया गया। और यही जो कुल मिला के है वो मेरे दोस्त 13,038.50 है। तो ये 15 ए स्क्वायर प्लस 6.5 गुना 100, 650 हो जाएगा। 6.5 गुना ये 6.50 ए स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 1338.50। 15 में से 6.5 जाएगा तो मेरे दोस्त यहाँ से 8.5 बचेगा, ये जाके उस पार घट जाएगा। तो हो जाएगा मेरा कितना? आप समझ लो कि अगर इसको जाके उस पार घटाते हैं तो ये 5 और ये 0, 8 में से 0 गया तो 8 ही रहेगा, 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 12, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना होगा? ये हो जाएगा 81। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 9। अब खुद ही सोच लो मेरे दोस्त कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये मेरा 9 मीटर है, ठीक। अब सवाल यहाँ पर ये है, पूरा है 10 जिसमें ये निकला 9, और आपको ये बात पता है कि ये बिल्कुल मिडिल में है,
मिडिल में होने का मतलब है कि जितना इधर चौड़ाई होगा उतना ही इधर चौड़ाई होगा। आप कहोगे हाँ सर, तो पूरा यहाँ से वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, x+x+9, 2x+9, x+x+9, 2x+9, जो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। x का मान क्या होगा, 1/2। यही हमसे पूछा था कि इसकी चौड़ाई क्या होगा, बॉर्डर की चौड़ाई 1/2। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहीं समस्या नहीं होगा। हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब इसको देखो, ये क्या है? क्या हो गया? आप लोग टेंशन में हो? अरे आपको काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आखिर प्लेटफॉर्म से इतने रिजल्ट होने का क्या राज है? क्योंकि यहाँ पर आपको इतना वार्म अप करा दिया जाता है, इतना ब्रेन प्रैक्टिस करा दिया जाता है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, किड्स लक्ष्मी एंड रिया सो। आपको मेहनत करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारना है मेरे दोस्त। हिम्मत हार गए तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। यानी कि यही तो झेलना है, यही तो एक्सपीरियंस है। झेलते 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 धीरे 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 आपके परफेक्शन आएगी। इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, चलो काम करते हैं। क्या लिखता है क्वेश्चन में? ध्यान दो। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की अप स्ट्रीम दूरी तय करता है, 2 घंटे में 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दूरी तय करता है, शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा? देखो, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी बोट माइनस स्ट्रीम। 28 किलोमीटर की दूरी अगर कोई 4 घंटे में जाएगा, 4 घंटे में 7 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम यानी नाव प्लस धारा, 50 किलोमीटर की दूरी अगर कोई 2 घंटे में जाएगा तो 25 किलोमीटर पर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नाव की चाल, छोड़ दीजिए। 2 बोट, यहाँ हो जाएगा 7 + 25 यानी 32। बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, और आपसे कहा भी है शांत जल में, शांत जल में कितना जाना है भाई, 44.8 किलोमीटर। ठीक है, शांत जल में, तो शांत जल में क्या, नाव अपनी स्पीड से जाएगा, 16 की स्पीड से जाएगा। तो लीजिए, 16 दूनी 32, 16 × 1 = 128, है ना? तो मेरे दोस्त इतने घंटे का समय लगेगा, यानी कि 2.8, 2.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखना कि आखिर ये है क्या। अब देखो, इस प्रकार का अगर सीरीज आपके पास आता है तो इसको बनाने के तरीके क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में अगर हम 5 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा, 11/13 का स्क्वायर होगा। ये मेरे दोस्त हमारा 111/13 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से चीज़ें ये चलती रहेगी, है ना? कहाँ तक जाना है नहीं पता, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप मेरे दोस्त क्या करो, अब आप क्या कर लो, 9 से गुना 9 से भाग कर दो। अगर आप 9 से गुना 9 से भाग करोगे तो ये 5/9 हो जाएगा ना। आपने 9 से भाग किया तो 9 से गुना भी करोगे, 9/13 है। ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा 99 और बटा 13 का स्क्वायर। ये 999 और बटा 13 का क्यूब
डॉट 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 इनफाइनाइट। 5 कॉमन किया, उसके बाद 9 से गुणा, 9 से भाग किया। क्यों किया ऐसा वो अभी पता चलेगा। 5/9, बोलो 9 का मतलब क्या है? 10-1/13। 99 का मतलब क्या है? 100-1 बटे में 13 का स्क्वायर। ये मेरे दोस्त 1000-1 बटे में 13 का क्यूब, डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए दोनों सीरीज अलग अलग हो जाएगा। ये हमारा 5/9, आप कहोगे हाँ जी सर। एक हमारा होगा 10/13, 100/13 का स्क्वायर, 1000/13 का क्यूब। एक तो मेरा ये जाएगा और दूसरा प्लस मत दीजिए, माइनस। क्या माइनस? 1 1 1, 1/13, 1/13 का स्क्वायर, 1/13 का क्यूब, इनफाइनाइट। अब मेरे दोस्त क्या है ये? ये है मेरा जीपी। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का योगफल, जीपी के अनंत पदों का योगफल a/1 - r। ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, अगर ये मेरे पास 5/9 है, ये पूरा, अगर ये 5/9 है, देखना ये क्या हो जाएगा, a/1 - r। इसमें से भाग देंगे तो r भी हमारा 10/13 ही होगा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा a और बटा 1 - r। इसमें से भाग देंगे तो 1/13 ही होगा। अब ये देखो 5/9 हो गया, आप कहोगे हाँ जी सर। अब ये देखो दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 13 में से 10 क्या, 3/13, 13 से 13 खत्म, ये 10/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 13 में से गया 12, 13 से 13 खत्म हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ये 5/9 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 12, ठीक, 3 चौको 12, 40, 40 में है, एक गया तो 39। ठीक, 13 तिया 39, 4 तिया 12, फाइनली हो जाएगा 65। 65 और बटे में 36। तो 65 और बटे 36, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरा 32 नंबर सवाल। अब चलिए, अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। अभी जस्ट सर ने आपको इस बैच के बारे में बताया है। जो भी आप में से कॉमन पेपर वाले हैं वो जाके इस बैच के अंदर जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब इसको देखो कि आखिर ये है क्या। ये हमारे पास अब यहाँ देख लो ए बी सी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। बी सी का मिड पॉइंट हमारा डी है, ठीक है भाई, और ए सी का मिड पॉइंट ई है, और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। ये मेरा एफ है। डी का कोऑर्डिनेट हमारा 1,2 है, ई का कोऑर्डिनेट हमारा 4,-3 है, एफ का कोऑर्डिनेट हमारा -2,4 है। अब आपको क्या चाहिए? ग्रेविटी सेंटर एक्स कोमा। अब ग्रेविटी सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? ग्रेविटी सेंटर का अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो याद रखो, त्रिभुज के शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हो चाहे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, ग्रेविटी सेंटर नहीं बदलता है। यानी इसको मेथड एक ही मेथड से निकालते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। x1 + x2 + x3, 4 और 1 5, 5 हम 2 जाएगा 3, 3 का 3/3 क्या हो जाएगा 1। ग्रेविटी सेंटर का y निकालोगे, y1 + y2 + y3, तो 4 2 6, 6 में देने गया 3, 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त 1,1 हो जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी सेंटर जो है वो आप निकालते कैसे हो वो देखो, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मेरे दोस्त, आ जाओ, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब इसको देखो, ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमारे पास आयु है वर्ष में और छात्रों की संख्या। यानी कि ये हमारा
चरमान है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या निकालना है? माध्य। अगर आपको माध्य निकालना है, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो आप जोड़ लोगे कैसे? 11 11 और 20, 31, 31 और 9 हो जाएगा 40। तो नीचे तो मेरा 40 होगा, ऊपर क्या होगा? तो मेरे दोस्त एफ एक्स करना पड़ेगा ना। एक्स करो। 45, 16 × 1 = 128, 170, 180, 95 और मेरे दोस्त 80। इस सब को ऐड करना होगा, सबको ऐड करना होगा। आप जैसे सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 8, 5, 13, 13 और 5 18, 4 2 6 7 6 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 60 38 39। और मेरे दोस्त ये 2, 3 3 2, 3 3 6। ठीक है, यानी ये हमारे पास हो गया 698। अब यहाँ पर अगर हम 4 से भाग भी देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 चौके 68, यानी 17 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखो कि आखिर ये है क्या। देखिए, कह रहा है कि यदि एक बिंदु 1, 2 को एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित किया जाता है, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 इकाई और बढ़ाया जाता है, तो उसके उसके बाद उस बिंदु से वृत्त x² + y² + 9 पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का मान क्या होगा? सबसे पहले जानते हो दोस्त मेरे, यहाँ ध्यान दो, x² + y² बराबर r²। ये जो आप देख रहे हो ना, x² + y² बराबर r², आपको पता है मेरे दोस्त, ये है मेरा क्वाड्रांट एक्सिस। एकदम ध्यान से मेरी बात को समझना, एकदम ध्यान से मेरी बात को समझना। एक देखो, एक ऐसा वृत्त जिसका सेंटर ओरिजिन हो और मेरे दोस्त रेडियस आर हो, रेडियस आर, ठीक है, याद रखना। एक ऐसा वृत्त जिसका, एक ऐसा वृत्त मेरे दोस्त जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस आपका आर हो, इसी वृत्त का समीकरण है x² + y² बराबर r²। आपको दिया हुआ है x² + y² बराबर 9, 9 का मतलब 3², यानी r का मान है। अब हमें कहा कि सर एक पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है मेरा 1,2। अब देखिए, अगर 1,2, 1,2 का मतलब समझ रहे हो? 1,2 पहले हमारा पॉइंट यहाँ था, यहाँ यहाँ रहा होगा 1,2, यहाँ रहा होगा, ये रहा होगा मेरा 1,2। ठीक है, अब ये पॉइंट मेरा 1,2 रहा होगा। अब इसे कहता है कि इसको एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित कर दीजिए। तो मेरे दोस्त, अगर कोई पॉइंट यहाँ है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 इकाई और बढ़ा देंगे, तो यहाँ से 2 इकाई बढ़ करके ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? पहले पॉइंट जो था ना वो यहाँ था 1,2, और अब क्या बोला कि आप इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 इकाई आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम चलिए 2 यूनिट आगे बढ़ा दिए। तो 2 यूनिट आगे बढ़ाएंगे ना, एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं तो एक्स का ही मान बढ़ेगा, तो 2 इकाई इधर आएंगे तो एक्स का मान बढ़ेगा। थोड़ा और इधर कर दो, क्या दिक्कत है? यहाँ देखो दोस्त मेरे, थोड़ा और इधर लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मान लो कि 2 बढ़ाने से यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो एक्स का ही मान बढ़ेगा ना, 1 था 2 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, वाई का मान जैसे 2 था 2 ही रहेगा। आपको क्या? हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त हमें क्या कहा है वो समझिए। हमें बोला है कि इस पॉइंट से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, खींच दिया। और
स्पर्श रेखा खींच दिया वो अलग चीज़ है, और क्या बोल दिया कि सर इस स्पर्श रेखा के द्वारा जो यहाँ एंगल बन रहा है उस एंगल का मान बताइए। आपको ये बात अवश्य पता होना चाहिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के सेंटर को मिला दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का एंगल बाइसेक्ट होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए यहाँ पर लंब हो गई, फिर आप देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो मित्र मेरे हमारा यहाँ भी लंब हो गया। अब हम यही देखना चाह रहे हैं, इसको अगर ओ कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, ओ ए कैसे निकलेगा। तो मेरे दोस्त अगर हम ओ ए निकालने जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा ओ ए, दो बिंदु के बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी आप कहते हैं कि ओ ए बराबर हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 13। तो ये मेरा ओ ए 13 हो जाएगा, ठीक है। रही बात केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या है, त्रिज्या हमें 3 मालूम है, त्रिज्या 3 है। अब देखिए ई हम जान गए हैं √13, ठीक है। ई मेरा √13 है, ये मेरा 3 है। अगर हम ये फाइंड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री यहाँ ना है, तो 90 डिग्री के सामने एक कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो √13 का स्क्वायर 13 माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर तब ना आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, तो 3 का स्क्वायर 9, √4 का मान हो जाएगा 2। तो अब देखिए आपके पास एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना, इसमें थीटा है ना, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, टेन में, क्योंकि मुझे थीटा निकालना है, तो सीधे टेन थीटा लेकर चलो। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि 3/2। अब यहाँ से थीटा निकालेंगे, तो टेन उधर जब जाएगा ना, हो जाएगा टेन इनवर्स, यानी कि 3/2। लेकिन अभी जो निकला है वो सिर्फ थीटा निकला है। मुझे स्पर्श रेखाओं के द्वारा बना हुआ कोण, ये पूरा कोण चाहिए पूरा। तो थीटा थीटा आपको 2 थीटा चाहिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 या टेन इनवर्स 3/2। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही डेंजरस है ये, दिमाग का दही हो गया। दही कैसे हो जाएगा, सही से देखोगे दही नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, बढ़ो। अब इसको देख लो मेरे दोस्त कि आखिर ये क्या है। सबसे पहली बात, x माइनस वाई बराबर -1, और एक तुम्हारा क्या है 3x प्लस 2y बराबर 12। इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओगे तो 12 से भाग दे दो दोनों तरफ। जैसे ही 12 से भाग दोगे तो x बटा ये 4 आएगा, y बटा 6 आएगा और बराबर 1। यहाँ पर मेरे दोस्त -1 से भाग दे दो, -1 से x बटा -1 होगा, y बटा 1 होगा, बराबर 1। अब आप जल्दी से क्वाड्रांट एक्सिस पर बैठा दो। क्वाड्रांट एक्सिस पर बैठाओगे मेरे दोस्त, देखो क्या होगा, x को 4 पर, y को 6 पर, x को 4 पर और y को 6 पर, यानी आपका जो पॉइंट है वो ऐसे गुजरेगा, ठीक है। यानी ये आपका x को 4 पर काटेगा तो मतलब ये 4,0 है, y को 6 पर काटेगा यानी 0,6। ये हो गया। एक दूसरी रेखा है, x को -1 y को 1 पर, x को -1 पर और y को 1 पर, यानी ऐसे पास करेगा, ये दूसरी रेखा। तो मेरे दोस्त ये y को 1 पे काटेगा और x को -1 पर, यानी ये -1,0 है और ये मेरा 0,1 है। हमें क्या बोला है, हमें बोला दोनों रेखा और y एक्सिस। तो दोनों रेखा ये हो गया और y एक्सिस, तो y एक्सिस तो मेरे दोस्त ये हो गया, ये हमारा y एक्सिस है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो बीच में त्रिभुज बना ना, यही वो त्रिभुज है, दोनों रेखा और y एक्सिस यही त्रिभुज है। त्रिभुज का 2 शीर्ष तो हम जानते ही हैं, एक मेरा 0,6 है, एक मेरा 0,1 है। तो देखो 0,6 और 0,1 कहीं पर है, तो 0,6 और 0,1 यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये दोनों आंसर तो जाने से रहा, ठीक है। लेकिन तीसरा शीर्ष हमें निकालना होगा। अब ये तीसरा शीर्ष कैसे निकालोगे, ये दोनों ही लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को सॉल्व करना होगा। तो दोनों को सॉल्व करोगे तभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब देखो दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, एक तो हमारा 3x प्लस 2y बराबर 12 है,
इसको 2 से गुना करो, 2x और माइनस में 2y, और ये इस पर आके -2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे ये 5x और बराबर में 10, x का मान कितना हो जाएगा 5। अब वही 5 बैठा दो मेरे दोस्त, कहीं पे यहीं पे बैठा दो। अगर आप x का मान 5 बैठाते हो, y का मान क्या बैठाना होगा, y का मान 6 बैठाना होगा, तभी तो +6 और -6 0 होगा। तो इस है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर x का मान 2 आएगा। तो मेरे दोस्त जब x का मान आपका 2 है ना, y का मान 3 बैठाओगे ताकि +3 और -3 0 हो पाएगा, यानी y का मान 3 आ गया। लो x का मान 2, y का मान 3, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है मेरे दोस्त ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ क्वेश्चन जो है ना समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, 17 खिलाड़ियों में से एक क्रिकेट टीम, 17 खिलाड़ियों में एक क्रिकेट टीम का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि 5 खिलाड़ी केवल गेंदबाज हैं और प्रत्येक टीम में 2 गेंदबाज होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, टोटल 17 प्लेयर है, 17 प्लेयर्स है। इनमें से मुझे 11 प्लेयर, 11 लोगों की टीम बनाना है, 11 प्लेयर्स की टीम बनाना है। और इस 11 प्लेयर्स की टीम में मुझे कह दिया है कि 2 गेंदबाज आवश्यक है, 2 गेंदबाज चाहिए। इसका मतलब क्या है, 9 गो इसके अलावे, 9 गो इसके अलावे। अब आपको पहले से पता है एकदम 2 गो गेंदबाज चाहिए चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 9 गो क्या, तो 9 गो मुझे बल्लेबाज चाहिए, बैट्समैन चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है कि 11 लोगों की टीम जो चुनना है मुझे, उसमें 2 गेंदबाज अनिवार्य है। तो 11 में 2 गेंदबाज होगा तो मेरे दोस्त ये क्या है, 9 को बल्लेबाज चाहिए। तो आखिर ये 2 गेंदबाज आएगा कहाँ से, तो ये जो 17 प्लेयर है ना, टोटल 17, इस 17 में 5 को मेरे दोस्त गेंदबाज है, गेंदबाज। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो 11 सदस्यीय टीम चुनना है, उसमें जो 2 को गेंदबाज चाहिए, कि 2 गेंदबाज किस में से चुनाएगा, तो 17 में 5 गेंदबाज है, उसी 5 में से कोई 2 गेंदबाज चुनाएगा। तो 5 में से चुनेंगे 2 गेंदबाज। ठीक है, और ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन में और का मतलब गुणा होता है। तो आपने 2 गेंदबाज चुन लिया, अब आपको 9 को बैट्समैन चुनना है। तो आप ही सोचिए, 17 में 5 गेंदबाज है तो 12 को बैट्समैन होगा, और इसी 12 बैट्समैन में से 9 बैट्समैन चुनना है, 12 बैट्समैन में से 9 बैट्समैन चुनना है। बस इसी को सॉल्व करिए। अब 5C2 सॉल्व करेंगे, 5 के 20 का आधा हो जाएगा 10, और 12C9, तो मेरे दोस्त आपको पता है अच्छी तरह से, 12C9 सॉल्व करिए या 12C12 -9 सॉल्व करिए, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, 12C3 सॉल्व करिए। 12C3 का मतलब क्या होता है, 12 गुने 11 गुने 10, और ये 3 को ले जाइए कहाँ, 1 तक। ठीक है मित्र, यहाँ से आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 220, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा 2200। तो 2200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2200 तरीके से हम कर सकते हैं, 2200 तरीके से। ठीक है मेरे भाई, चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है क्या, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिए। हमें कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना। मेरे दोस्त यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, AB और C। फिर क्या कहा, D और E, BC पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट है D और एक पॉइंट है E। ये इस प्रकार D और E 2 पॉइंट है, जिससे कि AD और AE बराबर है, AD और AE बराबर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। और क्या बोला, BAD और CAE भी आपस में इक्वल है, BAD और CAE ये भी इक्वल है, तो इसको थीटा मान लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा। एक बात बताऊं दोस्त, कहोगे क्या, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये अंदर वाले त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। कहोगे हाँ सर, बराबर भुजा के सामने कौन बराबर। एक और बात बताओ, रेखा पर 180,
अब 180 में इधर अल्फा, तो इधर 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। हाँ जी। अब देखो यहाँ भी रेखा पर 180, इधर अल्फा, तो इधर हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। धन्यवाद। अब मैं क्या करूँ? तो देखो यहाँ पर ए बी कितना है, 2p+3, ये मेरा हो जाएगा 2p+3। ठीक। और बी डी कितना है, ये मेरा 2p है, ये मेरा 2p हो जाएगा। सी ई, सी मेरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ए सी 3q-1, ये 3q-1। ठीक। अब देख लो मेरे दोस्त ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको x मान लेते हैं, ये भी x हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आप देख लो, थोड़ा सिमिलरिटी लगाने की कोशिश करो। आपको समझ में आना चाहिए कि ई ट्रायंगल और ई ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कहोगे वो कैसे? थीटा 180 माइनस अल्फा, थीटा 180 माइनस अल्फा, इसके दो कोण अगर इसके दो कोण के बराबर है, तो ये जो मेरे दोस्त तीसरा कोण है ना, तीसरा, अगर इसको मैं y मान लेता हूँ तो ये भी y हो जाएगा। क्योंकि जब दो कोण इसके दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सिमिलर है। और जब दो त्रिभुज सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो करिए इक्वल। तो देखिए, पहले देखिए यहाँ पर ध्यान से मेरे दोस्त, थीटा के सामने इसमें क्या है, 2p। तो थीटा के सामने इसमें क्या है, q। y के सामने इसमें क्या है, x। और y के सामने इसमें क्या है, x। ये हमारा कट गया, यहाँ से q बराबर हो जाएगा 2p। रहने दो, एक बार और इसी में से सिमिलरिटी लगाओ। और इस बार आप क्या करो, 180 माइनस अल्फा के सामने क्या है, 2p+3। और 180 माइनस अल्फा के सामने क्या है, 3q-1 बराबर। यहाँ y के सामने मेरे दोस्त x, और यहाँ y के सामने मेरे दोस्त x। ठीक है, दो बार कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मैंने इक्वल किया, ये x हमारा कट गया। अब देखो 2p+3 बराबर 3q-1। 2p का मान q है, तो q+3 और ये 3q-1। ये q उस पार चला जाएगा तो 2q हो जाएगा, और -1 इस पार आएगा तो 4 हो। q का मान 2 हो जाएगा। हमसे p+q मांगा था, तो जब q का मान 2 हो चुका है तो आप देख लीजिए p का मान 1 हो जाएगा। तो q का मान हमारा 2 है और p का मान 1 है, कुल मिला के 3 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, तो आज यहीं पर हमने क्लास को कंप्लीट कर दिया। आपको किसी तरह की कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। हम कल फिर मिलेंगे अपने। थैंक यू वेरी मच।